आज हम आपको बिल्कुल क्लियर रूप से ये बताने वाले हैं कि हमारी पृथ्वी की सीमा कहाँ पर खत्म होती है और हमारा अंतरिक्ष कहाँ पर शुरू होता है। इसके अलावा मेन टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए हम आपको पृथ्वी के वायुमंडल की भी बहुत सारी जानकारी देने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहिए। ये जानने से पहले कि अंतरिक्ष की शुरुआत कहाँ से होती है, उससे पहले ये जान लेते हैं कि वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे वायुमंडल का अंत कहाँ पर होता है। पृथ्वी के वायुमंडल को 5 मुख्य लेयर्स में बांटा गया है: ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इन सभी सीमाओं को तापमान के मुताबिक बांटा गया है, यानी जैसे कि एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद तापमान में गिरावट आने लगती है, वैसे ही उस एरिया को एक नई लेयर कहा जाने लगता है। सिर्फ तापमान ही नहीं बल्कि इन्हें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के आधार पर भी डिवाइड किया गया है। अब सीधी सी बात है कि अगर एक लेयर से दूसरे लेयर में टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो उसके फिजिकल और केमिकल कंपोजिशन में भी डिफरेंस जरूर दिखेगा। खैर चलिए वायुमंडल के इन 5 लेयर्स के बारे में थोड़ा गहराई में जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर वायुमंडल की ये पतली लेयर होती है जिसकी शुरुआत हमारी पृथ्वी की सतह से होती है और ये पृथ्वी की सतह से करीब 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर खत्म होती है। पृथ्वी के मौसम में जितने भी बदलाव होते हैं वो इसी लेयर में देखे जाते हैं। जितने भी जहाज, पक्षी और ड्रोन उड़ते हैं वो सब भी इसी लेयर में आते हैं। ये भले ही पृथ्वी की सबसे नीची लेयर हो, लेकिन इसका हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा असर होता है। वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि आने वाले 50 से 100 सालों में हम इस लेयर पर पूरा कंट्रोल जमा लेंगे, जिसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि इसके जरिए हम अपने मौसम को भी कंट्रोल कर पाएंगे तो आप बिल्कुल सही हो। इनफैक्ट इस लेयर को कंट्रोल करने का मुख्य कारण भी यही है कि हम एक स्पेसिफिक एरिया के मौसम को आसानी से कंट्रोल करें ताकि वहां पर मौजूद फसल और बाकी इम्पोर्टेंट चीजों को कोई हानि ना हो। ऐसा कई बार किया जा चुका है लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट सफल नहीं हुआ, लेकिन भविष्य में ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेज हैं। स्ट्रेटोस्फेयर ये लेयर ट्रोपोस्फेयर के खत्म होने के बाद शुरू होती है और उससे करीब 38 किलोमीटर की ऊंचाई पर खत्म होती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके आखिरी छोर की ऊंचाई हमारी पृथ्वी की सतह से 50 किलोमीटर की दूरी पर होती है। वायुमंडल की इसी लेयर में ओजोन लेयर भी मौजूद होती है जो हमें सूर्य से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल से बचाती है। इस लेयर की फॉर्मेशन पृथ्वी के शुरुआती समय में हुई थी जब यहाँ पर साइनोबैक्टीरिया भारी मात्रा में हुआ करते थे। खैर इस लेयर में हमें वेदर बलून और हाई फ्लाइंग प्लेन्स नजर आते हैं। एयरप्लेन को इतनी ऊंचाई पर तब उड़ाया जाता है जब उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करनी होती है और फ्यूल बचाना होता है। अब शायद आपका ये सवाल हो सकता है कि प्लेन को ऊंचाई पर उड़ाने से फ्यूल बचाने का क्या कनेक्शन है। असल में जैसे जैसे हम वायुमंडल में ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे पार्टिकल डेंसिटी कम होती जाती है। पार्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने ज्यादा पार्टिकल्स मौजूद हैं। जैसे कि सॉलिड की पार्टिकल डेंसिटी लिक्विड के मुकाबले ज्यादा होती है, वैसे ही लिक्विड की पार्टिकल डेंसिटी गैस के मुकाबले ज्यादा होती है। ऐसे ही ट्रोपोस्फेयर की पार्टिकल डेंसिटी स्ट्रेटोस्फेयर के मुकाबले ज्यादा होती है, जिसकी वजह से एयरप्लेन्स को वहां पर बहुत सारा फ्यूल एयर रेजिस्टेंस को कैंसिल करने में इस्तेमाल करना पड़ता है। लेकिन जब इन्हें स्ट्रेटोस्फियर में उड़ाया जाता है तो वो फ्यूल बच जाता है और प्लेन को एयर रेजिस्टेंस का ज्यादा सामना नहीं करना पड़ता। मीसोस्फेयर ये हमारे वायुमंडल की तीसरी लेयर है जिसकी शुरुआत होती है स्ट्रेटोस्फेयर के खत्म होने के बाद और अंत होता है पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर। यानी अगर हम बात करें इस लेयर की चौड़ाई की तो ये करीब 35 किलोमीटर मोटी होती है। इस लेयर में आते आते पार्टिकल डेंसिटी इतनी कम हो चुकी होती है कि यहाँ पर किसी भी एरोप्लेन को उड़ाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। अगर आप ध्यान दें तो आपको ये पता चलेगा कि जैसे जैसे हम वायुमंडल की लेयर्स में ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे हमें अंतरिक्ष जैसे फीचर देखने को मिल रहे हैं। पार्टिकल डेंसिटी कम होना अंतरिक्ष की एक निशानी है जो हमें मेसोस्फेयर में साफ साफ दिखाई दे रही है। आपने कई जगहों पर टूटते हुए तारों के बारे में सुना होगा, जो असल में एक तारा नहीं बल्कि एक उल्का होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आकर जल जाता है। ये जलने का प्रोसेस कहीं और नहीं बल्कि मेसोस्फेयर में ही होता है। कई लोग ये बताते हैं कि ये आग फ्रिक्शन की वजह से लगती है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये पूरी तरह से गलत है। दरअसल जब भी कोई पत्थर का टुकड़ा पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है तो उसके आगे के हिस्से पर लगने वाला प्रेशर पीछे के हिस्से पर लगने वाले प्रेशर से बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसका आगे का हिस्सा आग पकड़ लेता है।
यही कारण है कि हमें वो पत्थर चमकता हुआ दिखाई देता है और इसे लोग टूटता हुआ तारा बुलाते हैं। थर्मोस्फेयर। मीसोस्फेयर के खत्म होने के बाद आती है हमारे वायुमंडल की चौथी लेयर यानी थर्मोस्फेयर। इसकी शुरुआत होती है पृथ्वी की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर और अंत होता है पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अभी तक हमने वायुमंडल की जितनी भी लेयर्स के बारे में आपको बताया, उनमें से ये सबसे ज्यादा चौड़ी है। इसीलिए यहाँ पार्टिकल डेंसिटी बहुत ही ज्यादा कम होती है और यहाँ पर सिर्फ चार्ज्ड पार्टिकल ही मौजूद होते हैं, जिन्हें कई बार आयंस के नाम से भी बुलाया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और पृथ्वी का चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट्स इसी लेयर में मौजूद रहती हैं। अगर यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती तो सैटेलाइट्स का फंक्शन करना काफी ज्यादा कठिन हो जाता। अब क्योंकि इस एरिया में ISS चक्कर लगा रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अंतरिक्ष में होना चाहिए। इसके बारे में हम आपको कुछ क्षणों में बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। अंत में आती है पृथ्वी की सबसे मोटी लेयर, जहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। हम बात कर रहे हैं पृथ्वी की आखिरी लेयर एक्सोस्फीयर की। इसकी शुरुआत तो पृथ्वी की सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है, लेकिन अंत 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यही वो एरिया है जहां पर हमारी पृथ्वी का वायुमंडल और अंतरिक्ष आपस में आकर जुड़ जाते हैं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कह सकते कि इसी लेयर से अंतरिक्ष की शुरुआत होती है। यहाँ पर काफी सारा स्पेस डेब्रीज मौजूद है और साथ ही में यहाँ पर आपको बहुत ही कम गैस मॉलिक्यूल देखने को मिलेंगे। इस लेयर को आप टेक्निकली स्पेस ही बोल सकते हो। अब ये तो बात हुई वायुमंडल की, जिसे डिवाइड करना काफी आसान था क्योंकि इसे एक फिजिकल क्वांटिटी के मुताबिक बांटा गया था, जो था टेम्परेचर। लेकिन अंतरिक्ष और पृथ्वी की बाउंड्री को बांटना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए किसी बेस मैट्रिक को चूज करना काफी ज्यादा कठिन था। बेस मैट्रिक चूज करने का मतलब है ये पता लगाना कि हम अंतरिक्ष और पृथ्वी को किस आधार पर बांटे हैं। इस बात पर बहुत सालों से डिबेट की जा रही थी, लेकिन साल 1957 में थियोडोर कार्मन नाम के एक हंगेरियन अमेरिकन फिजिसिस्ट एंड स्पेस फ्लाइट इंजीनियर इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनके मुताबिक पृथ्वी का अंत और अंतरिक्ष की शुरुआत पृथ्वी की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है और ऐसा कहने का उनके पास काफी सारे कारण थे। उनके कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर की काफी ज्यादा जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इसके जरिए ही कार्मन ये पता लगा पाए थे कि पृथ्वी के किस एरिया में ऑब्जेक्ट्स को एरोडायनामिक लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। खैर, अगर आपको पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच की बाउंड्री को डिवाइड करना होता तो आप कितनी हाइट की बाउंड्री को सेलेक्ट करते और क्यों? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाएं।